एक बार फिर से आप सभी का एक और नए इम्पोर्टेंट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा नज़दीक है और ऐसे में आप सभी को जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। आप सभी के लिए इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसमें हम 150 से ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। लगभग 152 क्वेश्चन है और ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में आने की संभावनाएँ रखते हैं। और भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा गाइस कहा जाए तो लेवल अच्छा है इसका, ठीक है। हाँ, थोड़ी सी क्वालिटी मतलब आपको स्पष्ट नहीं दिख सकती है, तो आप वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लेना तो आपको स्पष्ट दिखेगा। ओके, और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, हर एक क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास को। और गाइज, क्लास को शुरू करने से पहले वही कहना चाहेंगे कि अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर देना और अपने मित्र तक शेयर जरूर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे भाई, आपकी आज की मेहनत आपके कल की खुशियों की चाबी है। ये बात जो लिखी गई है बहुत ही लाजवाब है। सभी जानते हैं, कहने का मतलब आप समझदार हैं, मैं कहने का चाह रहा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल चलिए गाइस, अब आपके सामने हम क्वेश्चन रखते हैं। ये हम गाइस फिजिक्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन गाइस, मैं आप सबको पहले बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस आपके हैं, अगर आपको गाइस ये क्वेश्चंस यानी अच्छी क्वालिटी में नहीं दिख रहे हैं तो आप क्लास या कि फिर कहा जाए तो वीडियोस की क्वालिटी को थोड़ा हाई कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं गाइस, मैं सबसे पहले इसमें कवर करूंगा अध्याय 1 इकाई एवं बीमारियों के विषय एक आधारभूत से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को, यानी मैं टॉपिक से कंप्लीट करूंगा गाइस आपका क्वेश्चंस। सो प्लीज़ आप क्लास के अंत तक जरूर बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द के साथ ध्वनि तरंगों का संबंध नहीं है? फटाफट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं, आप जितनी जल्दी आंसर देंगे मैं उतनी जल्दी गाइस आगे बढ़ूंगा, उतने ही कम समय में आपके पूरे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। सो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं ताकि आप कम समय में जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। जितना जल्दी आप आंसर देंगे उतनी जल्दी आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस शब्द के साथ ध्वनि तरंगों का संबंध नहीं है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कैंडेला का साथ। जो भी डियर फ्रेंड्स कैंडेला बता रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लो गाइस, जिसका एक्सप्लेन, कैंडेला जो है ये प्रकाश की दीप्त तीव्रता का मानक इकाई है, अतः इसे ध्वनि से संबंधित नहीं कहा जा सकता। हर्ट्ज जो है मेरे प्यारे भाई, या किसी भी तरंग आवृत्ति की इकाई है, चाहे वह प्रकाश आवृत्ति हो या ध्वनि हो। फिर डेसिबल जो है गाइस, जिस सापेक्ष तीव्रता का मात्रक है, अक्सर ध्वनि से संबंधित ही है, परंतु ध्वनि तक ये सीमित ही नहीं है बल्कि यह सापेक्ष तीव्रता से भी संबंधित है। माइक संख्या जो है गाइस, इसके द्वारा वस्तु की चाल की ध्वनि की तुलना की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस मैंने आपको पहले ही बता रखा है, मैं एक्सप्लेन के साथ आपको बताऊंगा, चाहे क्लास कितनी भी लंबी क्यों ना हो, लेकिन मैं एक्सप्लेन के साथ आपको डिस्कस करते हुए चलूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग बहुत कम समय के अंतराल को मापने के लिए किया जाता है? बताइए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग बहुत कम समय के अंतराल को मापने के लिए किया जाता है? थोड़ा समझना गाइस, जिसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा परमाणु घड़ियाँ। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए कुछ इसका एक्सप्लेन देख ले। यहाँ पर आप देख लो, 1 सेकंड की परिभाषा में गाइस सीजियम तत्व के 133 समस्थानिक का उल्लेख है। इसमें हमें सही उत्तर का अंदाजा लगता है परमाणु घड़ियाँ। क्वार्टज जो घड़ियाँ जो है हमारी गाइस, ये सामान्य जीवन में उपयोग होने वाली घड़ियाँ हैं। क्वार्टज घड़ियाँ जैसे गाइस आप देखते ही होंगे, जैसे आप गाइस अपने हैंड में जो वॉच पहनते हैं, उसमें भी गाइस आपने देखा होगा कि क्वार्टज कहीं कहीं लिखा होता है, ठीक है। अंदर जो गाइस उसका ग्लास होता है उसके अंदर आपने देखा होगा क्वार्टज कंपनी, कुछ लोग कहते हैं, लेकिन वो क्वार्टज घड़ियाँ होती हैं, ठीक है। पल्सर जो है गाइस, ये बहुत तेज गति से घूर्णन करने वाले न्यूट्रॉन के तारे होते हैं, जिनका घूर्णन काल इतना सटीक होता है कि वे आधुनिक घड़ियों को भी टक्कर देते हैं, परंतु इसे समय मापने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। कहने का मतलब है गाइस, पल्सर जो है ये आपको मैंने बताया, क्वार्टज घड़ियाँ भी आपको बताया, सफ़ेद होने का कोई मतलब ही नहीं होता है। चल भैया, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि प्रकृति में सबसे मजबूत बल है। देखो मैंने आपको पहले ही बता रखा मेरे भाई कि आप कोशिश करना, जो क्वेश्चंस आपको स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं तो गाइस आप उसे क्लास को थोड़ी हाई क्वालिटी पे कर लीजिएगा, 360 480 आप कर लीजिएगा, आपको स्पष्ट दिखने लगेगा। प्रकृति में सबसे मजबूत बल है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। देखो मैं डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो भी क्वेश्चंस आपके लिए लाए गए हैं, ये हर एक क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आंसर दो, इसका राइट आंसर क्या होगा?
फटाफट आंसर दो फटाफट। तो देखिए गाइस, सबसे मजबूत बल आपसे कहा गया, राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा नाभिकीय बल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लो मेरे प्यारे भाई इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपके सामने अगला है कि सभी मूलभूत बलों में सबसे कमजोर है, यानी गाइस जो नीचे चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको ये बताना है कि सबसे कमजोर बल कौन सा होगा। सबसे मजबूत कहा गया आपने बताया नाभिकीय, सबसे कमजोर कहा जाएगा तब आप बताएंगे गुरुत्वाकर्षण। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, गुरुत्वाकर्षण बल। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि है। अब आपको ये बताना है इसमें कौन सी मूल राशि है, फटाफट आंसर दो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई मित्र, यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जो मूल राशि यहाँ पर हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी समय। राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, समय यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा जो है ये कितने जूल के बराबर होता है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3.6 मेगा जूल। करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि एक बार जो है ये किसके बराबर होता है। कहने का मतलब है एक बार जो है मेरे प्यारे भाई यह कितने पास्कल के बराबर होगा। इसका राइट आंसर आपको बताना है, फटाफट आंसर दो। परफेक्ट आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10⁵ पास्कल के बराबर होगा। मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है प्रतिरोध की इकाई है। कहने का मतलब है प्रतिरोध की इकाई इसमें क्या होगी। मेरे प्यारे भाई याद रखना प्रतिरोध की इकाई है वो है वोल्ट प्रति एम्पियर। राइट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। इसमें आप देख लो गाइस, कहा जाए ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोध जो है ये वोल्टता और धारा का अनुपात होता है, क्योंकि आप जानते हैं गाइस वोल्टता और धारा का अनुपात होता है, और इसीलिए मेरे प्यारे भाई वोल्टता का जो मात्रक होता है ये क्या होता है, वोल्ट होता है, एंड जो धारा का मात्रक होता है ये क्या होता है, एम्पियर होता है। तो वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, या फिर जिन्हें आप कहते हो ओम, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई प्रतिरोध का मात्रक, ठीक है। ओम का कुछ सिंबल इस प्रकार से होता है। अगला आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत शक्ति की इकाई है। अब आपको ये बताना है इसमें विद्युत शक्ति की इकाई कौन सी हो जाएगी। अब आपका गाइस विषय नंबर 2 इकाई शुरू हो चुका है। अभी तक कुछ गाइस आपकी आधारभूत ही चल रही थी, अब आपके इकाई शुरू हो चुके हैं। देखो विद्युत शक्ति की इकाई जो है मेरे प्यारे भाई वह क्या हो जाएगी, वाट। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी डियर फ्रेंड्स ऑप्शन बी यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लो बोल्ट से कपड़े के थान को मापा जाता है जो 40 यार्ड लंबा तथा 60 इंच चौड़ा होता है, ठीक है। और ये जो गाइस ऊपर बोल्ट लिखा हुआ था, ठीक है, ये बोल्ट लिखा ना कि वोल्ट। शक्ति की मानक इकाई वाट होती है। किलोवाट घंटा जो है मेरे प्यारे भाई ये ऊर्जा की खपत की इकाई होती है जो कि व्यावसायिक रूप में प्रयोग होती है। एम्पेयर जो है विद्युत धारा की इकाई है, ठीक है। अगला है विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होगी। सभी जानते हैं, इजी क्वेश्चन है, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, आप भी बताइए राइट आंसर क्या होगा। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होगी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कूलाम। जो भी प्यारे भाई बहन कूलाम या फिर कूलम वो बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है 1 डेसिबल है। अब आपको ये बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे भाई 1 डेसिबल जो है ये ध्वनि स्तर की एक माप की इकाई है। राइट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। जो भी प्यारे भाई मित्र ऑप्शन डी यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन है डेसिबल शब्द जो है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, वह है। कहने का मतलब है डेसिबल जो है ये किससे जुड़ा है, वायु, जल, ध्वनि या फिर मिट्टी। सभी जानते होंगे, फटाफट आंसर दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा।
मेरे प्यारे भाई इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ध्वनि से, या फिर जिन्हें आप कहते हो साउंड। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेसिबल वह इकाई है जिसका उपयोग होता है, कहने का मतलब है डेसिबल का उपयोग जो है ये किस में होता है, प्रकाश की गति मापने के लिए, ऊष्मा की तीव्रता मापने के लिए, ध्वनि की तीव्रता, या फिर रेडियो तरंग की आवृत्ति मापने के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जानते हैं मेरे प्यारे भाई डेसिबल जो है ये ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ध्वनि की गोचर प्रबलता की इकाई है। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सोन। जो भी डियर फ्रेंड्स प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर आप देख लो गाइज, जो डेसिबल है ये ध्वनि के प्रबलता की माप है। सोन जो है गाइज इसके महसूस करने वाली, यानी कहा जाए मेरे प्यारे भाई जो गोचर होती है, गोचर का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई महसूस करने वाली, तो महसूस करने वाली प्रबलता की गई क्या है, सोन है, ठीक है, सोन है। और देखिए हर्ट्ज जो है गाइज ये आवृत्ति की हो जाएगी, और फोन प्रबलता के व्यक्ति परक की इकाई है। अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि शोर की मापन की इकाई क्या है। बस वही क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा घुमाया गया है मेरे भाई, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि केवल और केवल गाइज आपसे एग्जाम में घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग क्वेश्चन आपका वही होता है। शोर जो है गाइज ये किसकी इकाई हो जाएगी, इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डेसिबल। जो भी डियर फ्रेंड्स प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन ए डेसिबल बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि डायोप्टर जो है ये किसकी इकाई है। देख लो मेरे प्यारे भाई, इकाई एवं विमाओं चैप्टर चल रहा है, और इसमें आपका विषय 2 इकाई चल रहा है, ठीक है। इसके पहले हमने विषय 1 अवधारणा को मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो देखो मेरे प्यारे भाई, जो डायोप्टर है किसकी इकाई है, एक लेंस की क्षमता की इकाई है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई मित्र ऑप्शन ए लेंस की क्षमता की इकाई डायोप्टर है बता रहे हैं, बिल्कुल सही होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आयामहीन राशि है, यानी इसमें किसका कोई आयाम नहीं होता है। सभी जानते होंगे हमारे प्यारे भाई, बताइए, या फिर कहा जाए आयामहीन राशि, या फिर कहा जाए विमाहीन राशि, बात एक ही है। मेरे प्यारे भाई इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकृति, क्योंकि विकृति एक विमाहीन राशि है, आयामहीन राशि भी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लो मेरे प्यारे भाई किसका क्या मतलब बीमा होती है, या फिर कहा जाए आयाम होता है, मैं आपको एक्सप्लेन के साथ बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। गाइस पढ़ना तो है ही, चाहे क्लास कितनी भी लंबी क्यों ना हो। देखो गाइस, चाहे क्लास 1 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, 2.5-3 घंटे की हो, मुझे फ़र्क नहीं है। भले ही 150 क्वेश्चन है, लेकिन आपका 150 की गाइस कहा जाए तो बदले में आपके 1500 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि गाइस मैं एक्सप्लेन के साथ बताऊंगा, चाहे क्लास कितनी भी लंबी क्यों ना हो। गैस स्थिरांक जो है गाइस, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है, या जो विमीय सूत्र होता है, या जो गाइस कहा जाए इसका आयाम जो है, ये होता है ml2 T⁻², K⁻1 मोल की पावर -1, या मोल इनवर्स कहा जाए, ठीक है। ये हो जाएगा गैस स्थिरांक का विमीय सूत्र। विकृति जो है गाइस एक विमाहीन राशि है, तो इसका m की पावर भी 0 होगा, l की पावर भी 0 होगा, t की पावर भी 0 होगा। श्यानता के गुणांक का होगा m1, l की पावर -2 और t की पावर -1। प्लांक स्थिरांक का होगा m1, l की पावर 2 और t की पावर -1। ये हो जाएगा प्लांक के स्थिरांक का विमीय सूत्र। अगला आपके सामने वायु की किसी भी मात्रा या फिर क्यूबिक मीटर में जल वाष्प की मात्रा को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे भाई जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परम आर्द्रता के रूप में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने सापेक्ष आर्द्रता को किसी रूप में व्यक्त किया जाता है, कहने का मतलब है सापेक्ष आर्द्रता को हम किस रूप में व्यक्त करते हैं। मेरे प्यारे भाई इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा इसे हम परसेंटेज के रूप में, या फिर जिन्हें आप कहते हो प्रतिशत के रूप में हम व्यक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी डियर फ्रेंड्स ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे भाई जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्द्रता कहते हैं। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा समझना कि एच जेड जो है ये किसके मापने की इकाई है, या फिर कहा जाए मेरे प्यारे भाई जो एच जेड है ये प्रतीक है। हालांकि इसका पूरा नाम कहा जाए तो पूरा नाम होता है हर्ट्ज। ठीक है, तो हर्ट्ज जो है ये क्या मापने की इकाई है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी प्यारे भाई बहन जानते ही हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए हम हर्ट्ज का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि तरंगों की दूरियों को मापा जाता है। बताइए तरंगों की दूरियों को हम किस में मापते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, जो भी डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 का बता रहे हैं प्रकाश वर्ष के रूप में, बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तारों की दूरियों को हम प्रकाश वर्ष के रूप में मानते हैं, मतलब नापते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने मेरे भाई क्वेश्चन अगला आपसे क्या कह रहा है कि एक प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी इकाई है? सभी जानते हैं, फटाफट आंसर दो। और वैसे भी मैं आपको यहाँ पर बता दूं मेरे प्यारे भाई कि ये जो क्वेश्चन आपसे कहा गया है मेरे भाई, थोड़ा समझने की कोशिश करना। इसमें आपको एक अलग से ऑप्शन ऑप्शन नंबर ई भी दिया जाना चाहिए। और ऑप्शन ई में आपसे क्या कहा जाना चाहिए? इसमें ऑप्शन ई में गाइज आपसे कहा जाना चाहिए, थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि इसके अलावा गाइज आपको ऑप्शन एक ई दे दिया जाना चाहिए और इसमें लिखना चाहिए वी सी एंड डी, है ना? क्योंकि गाइज जो प्रकाश वर्ष है ये किसकी इकाई है? ये गाइज जो है ये अंतरिक्ष में दूरी की इकाई है, ये खगोलीय दूरी की लंबाई मापने की इकाई है, या प्रकाश द्वारा यात्रा की गई दूरी ये भी है। तो मतलब बी एंड सी एंड डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष किसका माप है? वही क्वेश्चन है, थोड़ा घुमाया गया। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूरी का। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने प्रकाश वर्ष इनमें से किसकी एक इकाई है? वही क्वेश्चन है गाइस, थोड़ा घुमाया गया ये भी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूरी की है। जो भी डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा समझना ये भी क्वेश्चन। प्रकाश जो वर्ष जो है गाइज ये इकाई है। बस वही वही क्वेश्चन आ रहे हैं। थोड़ा देखो गाइज, केवल और केवल लिखने का ढंग बदल दिया गया, थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दिया गया, ऑप्शन थोड़ा चेंज कर दिया गया बस। मैंने वैसे भी पहले ही आपको बता रखा है मेरे भाई कि क्वेश्चन आपके लगभग वही आते हैं, बस थोड़ा इसमें लैंग्वेज ही चेंज किया जाता है बस। ठीक है, तो आप गाइस बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपका सिलेक्शन होगा रहेगा। बस आप मेहनत लगन निरंतरता अपने अंदर दिल के अंदर बनाए रखिएगा। तो देखो प्रकाश वर्ष जो है गाइज ये दूरी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल फिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने एक माइक्रोन जो है ये किसके बराबर होता है? फटाफट आंसर दो, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मेरे प्यारे भाई जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर। 10⁻⁻6 मीटर एक माइक्रोन के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई कि एक माइक्रोन जो है ये कितने मिलीमीटर के बराबर होगा? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेरी प्यारी भाई एक माइक्रोन जो है ये 0.001 मिलीमीटर के बराबर है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारी भाई मित्र ऑप्शन सी यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण स्तर की इकाई क्या है? ध्वनि प्रदूषण या ध्वनि स्तर की इकाई क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए डेसिबल, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई मित्र ऑप्शन ए डेसिबल बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने कि पारसेक जो है ये किसकी इकाई की माप है? यानी क्या इसका कहा जाए तो किसकी माप की इकाई है पारसेक? सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इस दूरियों मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक ही है, या फिर कहा जाए खगोलीय दूरी मापने की। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला आपके सामने मेरे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा ये भी समझना कि निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय दूरी की इकाई है। अब आपको ये बताना है इसमें खगोलीय दूरी की इकाई क्या होगी। अभी इसके पहले ही आपने देखा मेरे प्यारे भाई, खगोलीय दूरी की इकाई क्या है, पारसेक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, पारसेक, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी पारसेक बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है। अब आपको ये बताना है सापेक्ष घनत्व की इकाई जो है ये क्या है। मेरे प्यारे भाई बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट हो जाएगा, इसकी कोई इकाई ही नहीं होती है। गाय जो सापेक्ष इकाई है या फिर कहा जाए जो सापेक्ष घनत्व है, इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। सही आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला आपके सामने मेरे भाई क्वेश्चन कह रहा है कि नॉट जो है किसकी माप है। मेरे प्यारे भाई नॉट जो है किसकी माप है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा एक जहाज की गति। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि टेस्ला जो है यह इकाई है किसकी, मतलब किस चुंबकीय की, धारा चुंबकीय, प्रेरण चुंबकीय, आघूर्ण चुंबकीय या फिर क्षेत्र चुंबकीय। टेस्ला जो है किसकी इकाई है। तो देखिए मेरे प्यारे भाई जो टेस्ला है ये इकाई है, तो ये हो जाएगा आपका किस चुंबकीय की। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर बता रहे हैं क्षेत्र चुंबकीय, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र की इकाई जो है ये टेस्ला हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थर्म जो है ये किसकी इकाई है। थर्म थर्म जो है मेरे भाई यह किसकी इकाई है। फटाफट आंसर दो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऊष्मा की। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्म जो है गाइज ये ऊष्मा की इकाई हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 नैनोमीटर जो है गाइज ये किसके बराबर होता है, कितने मीटर की। मेरे प्यारे भाई 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ सही आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा ये भी देखिए। क्यूरी जो है ये किसकी इकाई है। सभी जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे जानते होंगे, तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेडियो धर्मिता की। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर बता रहे हैं क्यूरी जो है ये रेडियो धर्मिता की इकाई हो जाएगी। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे भाई कि क्यूरी जो है किसकी इकाई है, अभी आपने देखा रेडियो धर्मिता की। अगला है कि फैराड जो है किसकी इकाई है, बताइए बताइए इसमें फैराड जो है किसकी इकाई है। मेरे प्यारे भाई आप सभी जानते हैं कि जो फैराडे है या फैराड है ये किसकी इकाई है, ये हो जाएगी धारिता की। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर धारिता बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका गाइस एक्सप्लेन जो है ये पहले देख लो फिर आगे बढ़ेंगे। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाता है मेरे भाई। प्रेरण जो है गाइस ये हेनरी की इकाई है। ठीक है, प्रेरकत्व जो है ये हेनरी की इकाई है। प्रतिरोध जो है गाइस इसका मात्रक जो है क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। ठीक है, चालकत्व जो है गाइस इसका हो जाएगा मोह। ठीक है, या ओम इनवर्स। अगला आपके सामने मेरे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दीप्त उत्सर्जन की एसआई इकाई। अभी आपका चैप्टर इकाई ही चल रहा है। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा पहले। तो देखिए गाइस जो दीप्त उत्सर्जन है इसकी इकाई क्या है, आपसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वो हो जाएगा लक्स। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए लक्स बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके यहाँ पर पहले देख लो फिर आगे बढ़ेंगे। जो गाइस दीप्त तीव्रता की इकाई है यह है गाइस कैंडेला, या कहा जाए जो ज्योति तीव्रता की इकाई है ये कैंडेला है। ज्योति उत्सर्जन की इकाई लक्स है। और जो गाइस ज्योति ऊर्जा है इसका हो जाएगा ल्यूमेन सेकंड, और दीप्त शक्ति का हो जाएगा केवल और केवल ल्यूमेन। अगला आपके सामने मेरे भाई निम्नलिखित में से किसकी इकाई समान है। अब आपको ये बताना है इसमें किसकी इकाई समान होगी। फटाफट आंसर दो मेरे प्यारे भाई। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा कार्य और टॉर्क की।
करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि गाइस यहाँ पर आप देख लो, पहले कार्य की इकाई क्या है, जूल है, शक्ति की इकाई क्या है वो, इसके अलावा देखो जो बल आघूर्ण की इकाई है न्यूटन मीटर, और जो जड़त्व आघूर्ण की इकाई है क्या है मेरे भाई, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब आप ये समझ रहे होंगे, थोड़ा मैं आपको बता दूं, जैसे आपने यहाँ पर बताया मेरे भाई कार्य और टॉर्क जो है इसकी इकाई समान है। अब यहाँ पर आप कह रहे होंगे कार्य, कार्य की क्या गाइस कहा है, तो ये हो जाएगा आपका जूल। और ये क्या है गाइस, टॉर्क, टॉर्क मतलब होता है जड़त्व आघूर्ण, ये है गाइस आपका वो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब आप ये समझ रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे हो जाएगा। चलिए अगला देखिए गाइस, वैसे भी मैं आपको बता दूं, जो कार्य है गाइस इसे भी आप किलोग्राम मीटर स्क्वायर में कर सकते हैं, ठीक है। कोणीय संवेग की किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, और जो गाइस न्यूटन मीटर है या जो गाइस जे है इसका एक ही अर्थ होता है, ठीक है। तो वही आपने यहाँ पर देख लिया। चलिए भैया अगला आपके सामने मेरे भाई कि प्लांक स्थिरांक की इकाई क्या है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। प्लांक की स्थिरांक की इकाई क्या है, सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जूल सेकंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला आपके सामने मेरे भाई क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा समझना, शोर माप की इकाई है, बस वही क्वेश्चन फिर से आया, थोड़ा घुमाया गया। गाइस मैंने आपको पहले ही बता रखा है, केवल घुमाया फिराया क्वेश्चन आता है। सही आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, डेसिबल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने 1 किलोवाट घंटा जो है यह किसकी इकाई है, सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वह हो जाएगा ऊर्जा की। जो भी प्यारे भाई और मित्र यहाँ पर ऊर्जा की बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अभी आपका अध्याय 1 इकाई एवं विमाएं ही चल रहा है, ये गाइज आपका विषय 2 इकाई चल रहा है, ठीक है। अगला आपके सामने मेरे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किलोवाट घंटा इकाई आपने बताया ऊर्जा की। चलिए अगला है कि चुंबकीय धारा की एसआई इकाई क्या है। अब आपको ये बताना है चुंबकीय धारा की एसआई इकाई क्या है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेबर। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, वेबर जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे भाई क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि के जोड़े समान आयाम के हैं। आपको ये बताना है कि इसमें किसका विमीय सूत्र जो है गाइस ये समान है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर विषय 3 आपका विमाएं शुरू हो चुका है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे भाई कार्य और ऊर्जा, ये बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हो मेरे भाई कार्य का अगर कहा जाए एसआई जो का विमीय सूत्र होता है ये क्या होता है, तो एम के पावर 1 यल के पावर 2 टी के पावर -2, और ऊर्जा का भी एम के पावर एल टी के पावर गाइस 2, और मतलब एम के पावर 1 यल के पावर टी 2 और टी के पावर -2, तो ये भी आपका हो जाएगा। कार्य और ऊर्जा जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि आयाम एम एल टी की पावर -2 किससे मेल खाती है, थोड़ा समझना, इजी क्वेश्चन बहुत है। मेरे प्यारे भाई जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, बल जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने निम्नलिखित में से किसका आयाम आवेग के समान है, फटाफट आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किसका आयाम आवेग के समान है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वह हो जाएगा संवेग, या फिर आप कहते हो मोमेंटम। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी मेरे भाई बहन मित्र ऑप्शन बी संवेग बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे भाई कि आयामी फार्मूला ml1 टी की पावर -2 किससे मेल खाता है। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। जो भी प्यारे भाई और मित्र यहाँ पर बता रहे हैं प्रत्यास्थता का मापांक। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही आंसर, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने प्लांक के स्थिरांक का आयाम किसके आयाम के समान है, या प्लांक के स्थिरांक का जो विमीय सूत्र है या किसके विमीय सूत्र के बराबर होगा। सही आंसर हो जाएगा हो जाएगा कोणीय गति, ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लो मेरे भाई इसका पूरा गाइस आयाम जो फार्मूला है ये आप पहले देख लो, ठीक है। मैं पूरा बताऊंगा, टाइम ज़्यादा आपका वेस्ट होगा। अगला सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का जो आयामी सूत्र है ये क्या है।
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा M1L3 और T की पावर -2। तो ये जो है गाइस ये सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तनाव को फिर डैश 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 के मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यानी तनाव को हम किसके रूप में परिभाषित कर सकते हैं। कहते हैं ना कि टेंशन ना लो, तो मेरे भाई जो टेंसर है इसको हम तनाव को गाइस जो टेंसर के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे भाई कि दो सदिश राशियों को बराबर कहा जाता है जब जब क्या होता है, केवल परिमाण उनके, या गाइस कहा जाए तो केवल उनके परिमाण समान हो, या केवल उनकी दिशाएं समान हो, या परिमाण दिशा दोनों समान हो। सदिश राशियां गाइस कहा जाएगा, जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा जिनमें परिमाण और दिशा दोनों दिया गया हो और समान भी हो। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे भाई क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि है। अब आपको ये बताना है इसमें कौन सी एक अदिश राशि है। आपका विषय 2 सदिश और अदिश शुरू हो चुका है, विषय 4 है, ठीक है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वह हो जाएगा यहाँ पर विद्युत स्थितिकीय क्षमता। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। मेरे प्यारे भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 56 है। क्या आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं है मतलब गाइज आपसे क्या कह रहा है कि इसमें कोई सी एक अदिश राशि है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए चाल, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, चाल। ए आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख लो गाइज कुछ सदिश राशियों के उदाहरण जैसे विस्थापन हो गया, वेग हो गया, संवेग हो गया, बल, कोणीय संवेग, कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, बल, आघूर्ण, धारा घनत्व, जो गाइज ये सभी जो हैं ये सदिश राशि के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गाइज हमने इकाइयों एवं मापन से संबंधित क्वेश्चंस को कुछ कंप्लीट किए हैं। अब हम बढ़ते हैं गाइज यांत्रिकी से संबंधित, ठीक है। यहाँ पर गाइज आप इन्हें जानते होंगे, इनका नाम क्या है आप यहाँ पर देख लो गाइज, ये हैं गैलीलियो जी, जिन्हें आधुनिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं गाइज अपने यांत्रिकी अध्याय 2 में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को दिल की गहराई से सभी प्यारे भाई बहन पहले लाइक कर दो, और जो चैनल पर पहली बार है मैं सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। तो अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार पहले लाइक कर दो दिल की गहराई से, फिर आगे हम बढ़ेंगे। सबसे पहले सभी प्यारे भाई बहन लाइक कर दीजिए, सभी मित्र पहले लाइक कर दीजिए, मेरे प्यारे भाई लाइक कर दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ गाइस आपकी जिम्मेदारी है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस यांत्रिकी में, पहला है विषय गतिकी, ठीक है। असमान द्रव्यमान के दो पत्थरों को समान वेग से लंबवत रूप से फेंका जाता है, निम्नलिखित में से क्या होगा। भारी द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाएगा, हल्का द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाएगा, या दोनों एक ही ऊंचाई पर पहुंचेंगे, या फिर उनमें से कोई भी अधिक ऊंचाई तक पहुंच सकता है। मेरे प्यारे भाई असमान द्रव्यमान के दो पत्थर हैं, उनको समान वेग से लंबवत रूप से फेंका जाता है, तो गाइस वो दोनों के दोनों जो हैं वो एक ही ऊंचाई पर पहुंचेंगे। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, क्वेश्चन देखिए। कागज का एक टुकड़ा और एक क्रिकेट की गेंद को एक ही ऊंचाई से गिराया जाता है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में दोनों सतह पर एक साथ पहुंचते हैं। दैट मीन्स ये हुआ गाइस कि कागज का कोई एक टुकड़ा है और एक क्रिकेट की गेंद है, उन दो गाइस से दोनों को यानी टुकड़े को और गेंद को एक ही ऊंचाई से गिराया जाता है, तो गाइस वो किस परिस्थिति पर दोनों मतलब एक साथ पहुंचेंगे। उनका आयतन अगर बराबर है तो एक साथ पहुंचेंगे, या घनत्व समान है तो एक साथ पहुंचेंगे, द्रव्यमान समान है तो एक साथ पहुंचेंगे, या उन्हें निर्वात से गिरा दिया जाना चाहिए। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
जो भी डियर फ्रेंड्स प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि जैसे कोई एक कागज़ को टकरा है और कोई एक क्रिकेट की गेंद है, अगर गाइज उसे एक ही ऊंचाई से गिराया जाता है तो किस परिस्थिति पर दोनों सतह पर एक साथ पहुंचेंगे। राइट होगा अगर उन्हें गाइज हम एक निर्वात से गिराएंगे, यानी गाइज कहा जाए तो जहां पर हवा ना हो। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जो भी डियर फ्रेंड्स प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा समझना ये भी। एक इमारत के ऊपर से अलग अलग द्रव्यमान के दो पत्थर एक साथ गिराए जाते हैं तो क्या होगा। देखो अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे से नहीं दिख रहे हैं तो आप इसकी क्वालिटी को थोड़ा हाई कर लीजिएगा गाइस, आपको आसानी से क्वेश्चन दिख जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों पत्थर एक ही समय में जमीन पर पहुंचते हैं। सही आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। जो भी डियर फ्रेंड्स प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा इसे देखिए। क्वेश्चन है गाइस कि एक वस्तु जो दूरी तय करती है वह समय के वर्ग के अनुपातिक है, इसका त्वरण कैसा होता है, घटता हुआ, बढ़ता हुआ, शून्य या फिर समान। मेरे प्यारे भाई जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समान। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब एक कार की गति को दोगुनी कर दिया जाता है तो कार को उसी दूरी पर रोकने के लिए जो ब्रेकिंग बल होगा ये कैसा होगा, 4 बार होगा, 2 बार होगा, आधा होगा या 1/4 होगा। कहने का मतलब है गाइस कि कोई एक कार है, जब एक कार को कि जो गाइस गति है यानी कि उसकी जो गाइस स्पीड है वो कितनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। ठीक है, तो गाइस जो कार है उसको उसी दूरी पर रोकने के लिए जो ब्रेकिंग बल लगेगा, ब्रेक लगाने का होगा गाइस वो कैसा होगा, 4 गुना लगाना पड़ेगा, 2 गुना लगाने पड़ेगा, आधा या फिर 1/4। मेरे प्यारे भाई अगर गति दोगुनी है तो उसको गाइस बल लगाने के लिए 4 गुना लगाना पड़ेगा या फिर कहा जाए तो 4 बार। जो भी डियर फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। गाइस जो इस गति का कहा जाए गाइस तो ये कौन सा समीकरण है गति का, ये गाइस समीकरण जो है ये गति का तीसरा समीकरण है। ठीक है, क्योंकि गाइस आप सभी जानते हैं कि गति का जो पहला समीकरण है क्या है, v बराबर यू धन ए टी, दूसरा यस बराबर यू टी धन 1/2 AT², ये दूसरा है, और तीसरा है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ठीक है, या वी स्क्वायर बराबर 2as धन यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये गाइस इसके अनुसार अगर कहा जाए तो समान विस्थापन के लिए अगर चाल दोगुनी करते हैं तो त्वरण का जो गाइस आवश्यक मान है ये 4 गुना हो जाता है। ठीक है, इसका अर्थ है कि यह बराबर क्या होगा, ma होगा। एम एफ बराबर एम ए के अनुसार मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे भाई, अगर बल बराबर निकालें तो जो गाइस जिसका द्रव्यमान है अगर उसका हम गुणा करेंगे एक्सेलरेशन में तो कितना होगा गाइस, ये आपका एफ एम ए हो जाएगा। ठीक है, इसके अनुसार जो गाइस बल है ये भी 4 गुना आवश्यक होगा, है ना। अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि समान चाल वाली वस्तु त्वरित नहीं होती, त्वरित हो सकती है, सदा त्वरित होती है, या फिर गाइस जिसका वेग समान है। देखो अगर कहा जाए मेरे प्यारे भाई तो जो समान चाल वाली वस्तु है त्वरित तो हो सकती है। ठीक है, सकने की बात कहा जा रहा है मेरे प्यारे भाई, सकने की बात। राइट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि गैर समान वेग और समान त्वरण के साथ गतिमान शरीर के लिए विस्थापन गाइस जो है या वेग जो है कैसा होना चाहिए, बताइए इसका सही आंसर। ये आपका गाइस जो है ये गतिकी चल रहा है। ठीक है, गतिकी चैप्टर से, मोशन वाले गाइस चैप्टर से चल रहा है यांत्रिकी में। मेरे प्यारे भाई जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो थोड़ा समझने की कोशिश करना गाइस। यहाँ पर जो गाइस विस्थापन समय ग्राफ गैर है, ठीक है, और जो गाइस वेग समय ग्राफ रेखी है ये दोनों की दोनों होंगी, मतलब बी एंड डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा समझना इसे गाइस, ये तो आपको कठिन लग सकता है लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना। क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा समझिए मेरे प्यारे भाई, इंपॉर्टेंट बहुत है। एक चट्टान के किनारे पर खड़ा एक व्यक्ति एक निश्चित गति के साथ एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंकता है, वह फिर उसी गति से एक और पत्थर नीचे की ओर फेंकता है। जमीन से टकराते ही दोनों पत्थरों की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे भाई थोड़ा दिमाग लगाना, यहाँ पर मैं पहले इसका एक्सप्लेन आपको दिखा दूँ फिर आंसर बताता हूँ। पहले देखो, यदि आरंभिक चाल समान है तो वस्तुएं जो गाइस जिस जमीन पर समान चाल से टकराएंगी, जो फेंकने की दिशा पर निर्भर नहीं करता। मतलब गाइस अगर
कोई भी पिंड फेंका जाता है, अगर उसकी आरंभिक चाल जो है गाइज, या जो कहा जाए गाइज जो इसकी शुरुआती चाल है, अगर वह समान है तो वस्तु जो है या जो भी वस्तु को फेंका जाएगा वो जमीन पर समान चाल से ही टकराएगी। और ये जो है मेरे प्यारे भाई, ये फेंकने की दिशा पर नहीं निर्भर करता, मतलब ये ऊपर से फेंका जा रहा है, नीचे से, उत्तर से, दक्षिण से, या किस तरीके से किस तरफ से फेंका जाता है उस पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन अगर नीचे पहुंचने का सामान पर, नीचे पहुंचने पर गाइज अगर उसका सामान जो है भिन्न होगा तो फेंकने के कोण पर निर्भर करेगा, ठीक है। और इस प्रश्न में चाल पूछी गई है, आपने ऊपर देखा ही, तो गाइज जो दोनों के लिए समान होगा, है ना। अतः गाइस इसका अनुपात जो होगा वह क्या होगा, 1:1 होगा, क्योंकि दोनों के लिए समान बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा मेरे प्यारे भाई, राइट आंसर क्या होगा आपका 1:1, 1:1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गाइस मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन इसीलिए लिख दिया ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ। अगर मैं भी भूल जाता हूँ तो गाइस मैं आपको समझा सकूँ। देखो अगला है कि एक बेग समय ग्राफ की ढाल जो है ये क्या दर्शाती है। मतलब गाइज एक बेग समय ग्राफ की जो ढाल है ये क्या दर्शाती है, आपसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वह हो जाएगा वह उसका एक्सेलरेशन, या कहा जाए तो उसका त्वरण दर्शाती है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने एक कण को ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, जब यह उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है तो उसका नीचे की ओर त्वरण होगा, ऊपर की ओर होगा, नीचे की ओर वेग होगा, या क्षैतिज वेग होगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे भाई एक कण को अगर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, जब यह उच्चतम बिंदु पर पहुंचती है तो जो गाइस उसका त्वरण है ये कैसा होगा मेरे प्यारे भाई, आपसे ये पूछा गया, ये नीचे की ओर होगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जरा इसका एक्सप्लेन देख लो फिर आगे हम बात करेंगे। देखो गाइस अगर कहा जाए तो प्रक्षेप गति में वस्तु का जो गाइस त्वरण है ये सदा समान रहता है, ठीक है, और नीचे की ओर निर्दिष्ट रहता है। ऊपर फेंकने पर प्रक्षेप गति का ही उदाहरण है। मतलब गाइस अगर कोई भी वस्तु ऊपर फेंकी जाएगी तो वह प्रक्षेप गति का उदाहरण होगा। मतलब गाइस यहाँ से अगर आप कोई वस्तु फेंकते हैं तो वह कुछ इस प्रकार से आपकी वस्तु गिरेगी, जिसमें क्षैतिज दिशा के साथ कितने अंश का कोण बनता है, तो 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अगला आपके सामने मेरे भाई कि यदि किसी कण के वेग समय ग्राफ को y बराबर mt/c द्वारा दर्शाया जाता है तो कण घूम रहा है समान चाल से, समान वेग से, समान त्वरण से, या फिर परिवर्ती त्वरण से। मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आप जानते ही हैं कि y बराबर mt/c जो है ये मेरे प्यारे भाई जो है यह सीधी रेखा का समीकरण है ना। आप सभी जानते हैं किसका समीकरण, सीधी रेखा का समीकरण है। तो जो गाइस कण है ये समान वेग से घूमेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका समान वेग नहीं, समान त्वरण से घूमेगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, समान त्वरण से घूमेगा मेरे प्यारे भाई। और ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने कि सड़क पर चलते समय बैलगाड़ी के पहिए की गति जो है ये किसका उदाहरण है, दोलनशील और घूर्णन गति का, दोलनशील और अनुगमन गति का, अनुगमन और घूर्णन गति, या केवल और केवल अनुगमन गति। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए। माय डियर फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर अनुगमन और घूर्णन गति। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट होगा। जो भी डियर फ्रेंड्स प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विमान एक ऊर्ध्वाधर लूप में एरोबैटिक युद्धाभ्यास कर सकता है, किसके कारण से, गुरुत्वाकर्षण के, अभिकेंद्रीय बल, भार, या फिर अपकेंद्रीय बल। मेरे प्यारे भाई जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल के कारण। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जरा इसका एक्सप्लेनेशन और देख लो मेरे प्यारे भाई। विमान जो है यह अभ्यास भी जो गाइज है ऊर्ध्वाधर वृत्त का भी एक उदाहरण है, और वायु द्वारा विमान पर लगने वाले बल जो है गाइज ये अभिकेंद्रीय बल होते हैं, जो कि अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वक्र के चारों ओर घूमने वाली कार पर किस प्रकार का बल कार्य करता है। यानी गाइज कोई एक वक्र है, या कहा जाए मेरे प्यारे भाई कोई एक अच्छा सा यहाँ पर गाइज कहा जाए तो एक गोला है, ठीक है, ये कोई एक अच्छा सा गोला है, और गाइज उस गोले पर कोई कार घूमती है तो उस पर जो बल है ये कौन सा बल कार्य करेगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वह हो जाएगा अभिकेंद्रीय शक्ति या अभिकेंद्रीय बल। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा प्यारे भाई बहन, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने रेल की पटरियों को मोड़ पर बाहर से उठा दिया जाता है क्यों, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, अब आपका गाइस B से 2 स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, वृत्तीय गति।
तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेल की पटरियों पर मोड़ पर बाहर की ओर उठा दिया जाता है मोड़ रेल की पटरियों को, क्यों? मेरे प्यारे भाई इसका कारण जो है ये क्या है? सभी जानते हैं कि ट्रेन के बाहर के क्षैतिज घटक से आवश्यक होता है गाइस अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करना, है ना। तो ट्रेन के बाहरी क्षैतिज घटक से अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सके, जिससे गाइस रेल को कोई भी नुकसान ना उठाना पड़े। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस, इससे ट्रेन जो है लुढ़कने से बच सकती है, मतलब गाइस पलटने से बच सकती है। अगला आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है गाइस कि रेल की पटरियों को मोड़ दिया जाता है आखिर क्यों? बस वही मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन वही है, केवल और केवल थोड़ा घुमाया गया है, बस घुमाने की कोशिश की गई है लेकिन घूमना बिल्कुल नहीं है। देखो रेल की पटरियों को मोड़ दिया जाता है, अभी आपने देखा ट्रैक के कारण गाइस जो पटरियां हैं गाइस, जिस सामान्य प्रतिक्रिया के कारण क्षैतिज घटक से आवश्यक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल बल या जिन्हें आप कहेंगे अभिकेंद्रीय बल, इसके गाइस वजह से प्राप्त किया जा सकता है। इसकी वजह से रेल की पटरियों को मोड़ दिया जाता है या बाहर की तरफ से उठा दिया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका जो है ये बिल्कुल सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे भाई कि एक कण एक समान गोलाकार गति से गतिमान होता है, जिसकी त्रिज्या r के वृत्त के साथ निरंतर गति v होती है, तो कण का त्वरण क्या होगा? तो यहाँ पर देख लो मेरे प्यारे भाई, पहले इसका आप एक्सप्लेनेशन देख लो। जो गाइस अभिकेंद्रीय बल होता है ये होता है mv²/r, ठीक है, mv²/r होता है। अब आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि mv²/r होगा, f बराबर क्या होता है ma। अगर हम प्रयोग करेंगे तो ma बराबर क्या निकलेगा आपका mv²/r। और गाइस अगर हम m से कैंसिल कर दें तो a बराबर v²/r मिलेगा, यानी v²/r। ऑप्शन डी जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे भाई कि यदि दूध से क्रीम निकाली जाती है तो उसका घनत्व जो है ये कैसा होगा? यदि दूध से क्रीम निकाली जाती है तो उसका घनत्व जो है मेरे प्यारे भाई ये कैसा होता है? बढ़ता है, राइट होगा यहाँ पर आपका बढ़ता है। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन ए बढ़ता है बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि किस क्रिया के द्वारा सूखे कपड़े को स्पिन ड्रायर में सुखाया जाता है? गाइस किसकी क्रिया द्वारा सूखे कपड़े को स्पिन ड्रायर में सुखाया जाता है? देखो थोड़ा समझना, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 75 का हो जाएगा अवकेंद्रीय बल के कारण। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे भाई कि वृत्ताकार पथ के चारों ओर किसी पिंड की गति जो है यह किसका उदाहरण है? फटाफट आंसर दो। मेरे प्यारे भाई किसी भी वृत्ताकार पथ के चारों ओर किसी भी पिंड की गति जो है गाइस ये समान चाल परिवर्तनशील वेग और समान चाल असमान त्वरण, क्योंकि गाइस जब वृत्तीय गति होगी तब आप सभी जानते हैं कि उसमें चाल तो समान हो सकती है लेकिन त्वरण जो है मेरे प्यारे भाई ये घटता बढ़ता रहता है ना। तो असमान त्वरण और गाइस ये समान चाल परिवर्तनशील वेग यानी वेग जो है ये परिवर्तित होता रहेगा। तो ऑप्शन सी एंड डी आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ई जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा समझना। किसकी वजह से वसा को क्रीम सेपरेटर्स में दूध से अलग किया जाता है? फटाफट आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने जब दूध का मंथन किया जाता है तो क्रीम जो है ये किसके कारण से अलग हो जाती है? यानी गाइस जब दूध को मथा जाता है तो क्रीम जो है ये किसके कारण से अलग हो जाती है? क्या आपके यहाँ दूध मथा जाता है या नहीं? यानी कि आपके यहाँ दूध का मंथन होता है या नहीं, ये जरूर बताना मेरे भाई, ठीक है। तो अब केंद्रीय बल जो है आपका बिल्कुल सही होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर वी। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई थोड़ा देखो, जब दूध को जोर से मथ लिया जाता है तो उसमें से क्रीम जो है ये अलग हो जाती है, ऐसा किस वजह से होता है? अभी आपने देखा मेरे प्यारे भाई, बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आप आंसर आसानी से बता सकते हैं। जब दूध को जोर से मथा जाता है तो गाइस अपकेंद्रीय बल के कारण क्रीम जो है ये अलग हो जाती है, राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन कह रहा है कि जब जल की एक बाल्टी को ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है तो चाल कितनी होने पर जल वृत्त के शीर्ष पर जाकर भी नहीं बिखरता?
बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। गाइस जैसे आप किसी भी गोले में खड़े हैं और इस गोले से अगर आप गाइस कोई भी बाल्टी अपने हाथ में लिए हुए हैं और खूब तेजी से गाइस गन 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 घूम रहे हैं, तो गाइस आप देखते होंगे कि आपका पानी जो है, जो बाल्टी में पानी भरा हुआ है, वो नीचे नहीं गिरता है। या फिर अगर आप गाइस कोई भी लोटा या कोई भी गाइस अगर आपने बर्तन ले रखा है, अगर आप उसे तेजी से घुमाते हैं, उसके बाद पलट भी देते हैं, तो भी वो नहीं गिरता। आखिर क्यों? तो इसका गाइस जो कारण है ना, वो क्या है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया मेरे प्यारे भाई। इसका जो मुख्य कारण है, वह है बाल्टी में जल की मात्रा के आधार पर एक निश्चित न्यूनतम मूल्य से कम हो जाता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो मेरे प्यारे भाई, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, थोड़ा समझना। समान चाल से वृत्ताकार पथ में घूमने वाले पिंड में समान वेग होगा, समान त्वरण होगा, समान गतिज ऊर्जा होगी या समान विस्थापन होगा। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समान गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस कहने का मतलब है कि किसके सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन जो है ये कार्य करती है, यानी जो गाइस कपड़ा धुलने वाली मशीन है या किसके सिद्धांत पर कार्य करती है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी मेरे भाई बहन मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस इसका आंसर आप बताइए राइट आंसर क्या होगा। थोड़ा समझना, कहीं क्या रहा है कि यदि कोई पिंड एक चक्र में स्थिर गति के साथ चलता है तो क्या उस पर कोई कार्य नहीं किया जाता, या उस पर कोई बल जो गाइस ये नहीं लगता, या इसमें त्वरण ही उत्पन्न नहीं होता, या जो है यह एक समान वेग से रहता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। गाइस यदि कोई भी पिंड एक चक्र में स्थिर गति से चलता है तो उस पर कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्थिर वेग के साथ चलती ट्रेन से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। गेंद का मार्ग जो किसी पर्यवेक्षक द्वारा प्लेटफॉर्म से देखने पर लगेगा वह कैसा लगेगा। कहने का मतलब है गाइस कोई व्यक्ति है, वह गाइस ट्रेन चलती ट्रेन से एक गेंद को प्लेटफॉर्म पर गिराता है और गेंद का जो मार्क है गाइस वो किसी भी पर्यवेक्षक या जो देखने वाला होता है उसके द्वारा प्लेटफॉर्म से देखने पर लगेगा कि वह जो गेंद है गाइस गिर रही है, ये सीधी रेखा में, वृत्त रेखा में, परवलय में, या फिर किस तरीके से गिर रही है। मेरे प्यारे भाई एक परवलय के समान उसको आकार दिखाई देगा, यानी कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने पृथ्वी की सतह से प्रक्षेपित प्रक्षेप्य की गति के दौरान जो गतिज ऊर्जा है या संवेग स्थिर है या वेग का जो गाइस ऊर्ध्वाधर घटक है या क्षैतिज घटक है, ये कैसा रहता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे भाई जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका वेग जो है ये क्षैतिज घटक पर स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। मेरे प्यारे भाई अब आपका विषय 3 चल रहा है प्रक्षेप वाला, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से प्रक्षेपित प्रक्षेप्य की गति के दौरान, गाइज अब आप ऑप्शन को देखिए फिर आंसर दीजिए। इसका वेग कैसा रहता है, क्षैतिज घटक स्थिर रहता है ना। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो। शायद चले कोई बात नहीं। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई एक टावर के ऊपर से गिरा हुआ कण लगातार जमीन पर गिरता है तथा उसके गिरने की दूरी टावर के आधार से टावर की ऊंचाई के बराबर है। निम्नलिखित में से कौन सा पथ कण द्वारा लिया जाएगा। दैट मीन्स थोड़ा समझने की कोशिश करना। जैसे गाइस कोई एक टावर है, ठीक है, ये मान लो गाइस टावर है जो आपके घर से लगा हुआ है, वोडाफोन वाला, ठीक है, जहाँ से आप नेटवर्क लेते हो। ये वोडाफोन वाला टावर है, ठीक है, जो आपके पड़ोस में है। अरे भैया आपके पड़ोस में ही वही टावर में बात कर रहा हूँ। और क्या रहा है कि एक टावर के ऊपर से गिरा हुआ एक कण, यानी यहाँ से कोई एक कण गिरता है और वह लगातार क्या करता है गाइस, जमीन पर गिरता है। उसके गिरने की दूरी जो है ये टावर के आधार से टावर की ऊंचाई के बराबर है। मतलब गाइस जो इसके गिरने की दूरी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये टावर का गाइस जो आधार है यहाँ से इसकी ऊंचाई के बराबर है, यानी इसके और इसके बराबर है, ठीक है।
अब कहा क्या गया है कि इसमें ये कौन सा पथ ये जो गाइस कण है ये कौन सा पथ लेगा, आपसे ये कहा गया। थोड़ा आप यहाँ पर ध्यान दो गाइस किस तरीके से चित्र बन पाया है, दिमाग लगाना, आंसर आपका आसानी से आएगा। मेरे प्यारे भाई कुछ परवलय के आकार से चित्र बनाना, तो परवलय के आकार जैसा होगा मेरे प्यारे भाई, परवलय आकार होगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने थोड़ा ये भी दिमाग लगाना, यदि कोई ट्रेन में बैठा लड़का जो समान वेग से चल रहा है एक गेंद को सीधी वायु में फेंकता है, तो गेंद उसके सामने गिरेगी, पीछे गिरेगी, हाथ में गिरेगी, या इनमें से कोई भी नहीं, बताओ। थोड़ा दिमाग लगाओ, आंसर आपका आसानी से आएगा। देखो मेरे प्यारे भाई देखो, देखो यदि कोई ट्रेन में बैठा लड़का है समान वेग से चल रहा है, गेंद जो है गाइस वो सीधे वायु में फेंकता है, तो गेंद उसके पीछे गिरेगी। क्यों, इसका एक्सप्लेन देख लो पहले। गाइस अगर कहा जाए तो जो प्रश्न है इसके अगर कहा जाए इसके हिसाब से, तो वायु में उपस्थिति है और वायु द्वारा लगाया गया घर्षण जो गाइस इसको हम नकार नहीं सकते, मतलब इससे गाइस हम इनकार नहीं कर सकते, इसे अनदेखा नहीं कर सकते। तो वायु जो है गाइस उस गेंद को थोड़ा धीमा करेगी, क्योंकि वह वायु की उपस्थिति में अपना गेंद को फेंक रहा है। और इसके तुलना में अगर देखा जाए तो ट्रेन की जो चाल है गाइस वो गेंद से क्या होगी, अधिक होगी, है ना, क्योंकि गाइस जो गेंद है उसको धीमा कर देगी, क्या धीमा कर देगी, वायु। तब ट्रेन जब आगे निकल जाएगी तो लड़के के पिछवा तो गिरेगी, ऑप्शन क्या होगा आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये आप देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक टावर के शीर्ष पर खड़े एक आदमी के पास दो गोले। देखो इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है, लुल्लू पंजू वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, लगभग इसी के लेवल आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। एक मिनट पानी पी लें। हाँ तो देखो मेरे प्यारे भाई मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से मैं आज आपके क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूँ, लगभग इसी प्रकार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। देखो ये थोड़ा क्वेश्चन समझो, एक टावर के शीर्ष पर खड़े एक आदमी के पास दो गोले हैं, एक गोले का नाम है ए और एक गोले का नाम है बी। चलो मान लो ए का नाम आप मान लो चिंटू और बी का मान लो आप पिंटू। वो नीचे की ओर यानी चिंटू को गिराता है और उसी समय पिंटू को क्षैतिज रूप से फेंकता है, तो निम्न में से कौन सा सही है। अब थोड़ा गाइज इसको दिमाग लगाओ और आंसर आपका आसानी से आएगा, एक बार अपने आप से पढ़ो और आंसर दो। मेरे प्यारे भाई टावर के शीर्ष पर है, मान लो ये टावर है, ये टावर है, ठीक है, और इसके शीर्ष पर कोई एक आदमी खड़ा है, वहां से वो दो गोला फेंकता है और वह गाइज ए को जो गिराता है वह कैसा गिराता है, वह नीचे की ओर ए को गिराता है, यानी ए को कैसा गिराता है, एक मिनट मेरे भाई, ये ए को नीचे की ओर इस तरीके से गिराता है, ठीक है, और बी जो है गाइज उसको वह क्षैतिज रूप से गिराता है, मतलब बी जो है मेरे प्यारे वो ऐसे ही गिराता है। तो वो गाइज जो गोले हैं वो एक साथ ही जमीन पर पहुंचेंगे, ऑप्शन ए जो है मेरे प्यारे भाई ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन थोड़ा ये समझो, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, फटाफट आंसर दो। मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह कोण जिसमें अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करने के लिए क्रिकेट बॉल को बल्ले द्वारा मारा जाना चाहिए, या फिर गाइस कहा जाए तो आपसे इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम किस तरीके से गेंद को फेंकें, या गाइस किस तरीके से पिंड को फेंकें ताकि वो अधिकतम दूरी तय करे। तो मेरे प्यारे भाई इसका जो सही आंसर हो जाएगा, हम उसे 36 के साथ 45 डिग्री एंगल, 36 के साथ 45 डिग्री एंगल पर अगर फेंकेंगे तो वह अधिकतम 36 दूरी तय करेगा। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही होगा, जो वीडियो फ्रेंड्स ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। एक मिनट गाइज इसका आप पहले देख लो। जो गाइज प्रक्षेप में परास का सूत्र होता है, ये आपने गाइज पढ़ा होगा क्लास 11th में, ठीक है। इसमें आप देख लो जो प्रक्षेप में परास का सूत्र होता है वह क्या होता है, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। अब इसमें अगर कहा जाए तो सबसे अधिक परास जो है इसके लिए अगर निकालें तो साइन 2 थीटा जो है मेरे प्यारे भाई इसका मान क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि सर्वाधिक परास का मान क्या होता है, 1 होता है। अब मेरे प्यारे भाई आप ये जानते ही हैं कि साइन जो गाइस यहाँ पर 1 है, ये किसका मान है, ये साइन 90 डिग्री का होगा, है ना। तो 2 थीटा इजकल टू 90 होगा, थीटा इजकल टू क्या होगा 90/2 यानी 45 डिग्री एंगल आपका बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने एक पायलट को निशाना लगाने के लिए बम छोड़ना चाहिए, लक्ष्य के ठीक ऊपर, लक्ष्य से परे, लक्ष्य से पहले, या इनमें से कोई नहीं। गाइस कोई एक पायलट है, चलो मान लो मैं आपको ही पायलट मानता हूँ, और आपको कोई एक बम छोड़ना है तो आप निशाना कैसा लगाएंगे, बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। माय डियर फ्रेंड्स बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
एग्जाम्पल के तौर पर मैं मान लेता हूँ कि आप पायलट हैं और अगर आपको गाइस कोई एक बम छोड़ना है तो आप किस तरीके से बम छोड़ेंगे। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेहनत आपके लिए मैं कर रहा हूँ, पूरी जी जान शिद्दत के साथ आपके लिए लगा हूँ। आपकी जिम्मेदारी है गाइज, आपके अपने फ़र्ज़ निभानी चाहिए। कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही सकते हो। इस क्लास को अपने प्यारे भाई बहन तक शेयर कर दिया करो ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो आप क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। मेरे प्यारे भाई थोड़ा समझना क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। गाइज जो पायलट है उसको निशाना जो है लक्ष्य से पहले लगाना होगा और ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने यदि एक प्रक्षेपी को 36 दूरी इसकी अधिकतम ऊंचाई से 4 गुना है तो प्रक्षेपण का कोण जो है ये कैसा होगा। ये गाइस थोड़ा आपको डिफिकल्ट सा लग रहा होगा लेकिन बिल्कुल ये उसी तरीके से क्वेश्चन है जिस तरीके से अभी आपने देखा था मेरे प्यारे भाई। अधिक दूरी तय करने के लिए हम किस कोण के साथ यानी किस 36 कोण के साथ फेंकेंगे किसी भी पिंड को, तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है गाइस। अधिकतम दूरी इसमें भी बात की गई, राइट होगा आपका 45 डिग्री या कहा जाए तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई, स्थिर चाल के साथ चलती हुई एक खुली कार में बैठा एक लड़का सीधे वायु में एक गेंद फेंकता है, गेंद जो है यह गिरती है। फिर वही क्वेश्चन आया है, थोड़ा घुमाया गया, फिर भी गाइस आपसे क्वेश्चन उसी प्रकार पूछा जा रहा है। उसी के पीछे गिरेगी यानी किसके पीछे गिरेगी, तो मेरे भैया उसी लड़के के पीछे गिरेगी। ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका आप एक्सप्लेन देख लो, बहुत ही अच्छे से मैंने लिख दिया था, आप देख लेना ठीक है। ये आपको पीडीएफ के साथ मिलेगी भैया। पीडीएफ कहाँ मिलेगा कुछ बच्चे ये भी नहीं जान पा रहे होंगे। जो गाइस यहाँ पर लिखा है यूट्यूब एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर, ये गाइस हमारे यूट्यूब चैनल का नेम है। लेकिन यूट्यूब चैनल ना ही गाइस ये, बल्कि ये टेलीग्राम चैनल का नेम भी है। यही हमारे फेसबुक पेज भी है, यही हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। तो गाइस आप टेलीग्राम पर जाकर के इसकी पीडीएफ को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। गाइस जिस तरीके से मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने अब आएगा। अब हम बात करते हैं गाइस विषय 4 है यानी न्यूटन के नियम से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं न्यूटन के नियम से, और उसके बाद आपका गाइस अध्याय 3 स्टार्ट होगा ठीक है। तो गाइस इसमें पहला क्वेश्चन है, रॉकेट जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। वैसे भी आप जानते हैं सर आइजैक न्यूटन के द्वारा कितने नियम दिए गए, 3 नियम दिए गए, गति का पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। अब आपसे कहा किया गया कि रॉकेट जो है गाइस ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, न्यूटन के पहले, दूसरे या तीसरे या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, किस सिद्धांत पर कार्य करेगा। वैसे भी आप जानते हैं जब न्यूटन का नियम है तो आर्किमिडीज का यहाँ पर कोई काम ही नहीं है। जब मैं न्यूटन के नियम को कवर कर रहा हूँ तो आर्किमिडीज यहाँ पर आएंगे ही नहीं, है ना मेरे प्यारे भाई। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन का तीसरा नियम, जिन्हें हम गाइस संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है। अगला आपके सामने कि रॉकेट का कार्य निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है। अभी मैंने आप सभी को बताया, आपने देखा मेरे प्यारे भाई मैंने क्या कहा, न्यूटन के गति का तृतीय नियम जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, या कहा जाए मेरे प्यारे भाई रॉकेट जो है संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर ही आधारित है। तो संवेग का संरक्षण जो गाइस इससे के सिद्धांत पर रॉकेट का कार्य जो है ये आधारित होगा। मेरे प्यारे भाई ए आंसर जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने इसको आप देखिए, रॉकेट की गति के मामले में कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। जिम्मेदारी आपकी है, फर्ज आपका बनता है, कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही सकते हो। मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार दिल की गहराई से सभी प्यारे भाई बहन लाइक जरूर कर देंगे। रॉकेट की गति के मामले में कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है, अभी आपने देखा बस थोड़ा घुमाया गया, फिर से वही संवेग का संरक्षण ही होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, बस में खड़े यात्री को बस के अचानक घूम जाने पर बाहर की ओर फेंक दिया जाता है, इसका कारण क्या है। मेरे प्यारे भाई उस पर बाहर की ओर खिंचाव होता है। ए आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई कि एक गेंद को पकड़ने के दौरान एक खिलाड़ी अपने हाथों को नीचे की ओर या पीछे की ओर खींच लेता है, वह ऐसा निम्न में से किसको कम करने के लिए करता है। यानी मान लो गाइस आप एक बॉलर हो और आपने गाइस बॉल करवाई और वहां से गाइस जो बल्लेबाज हैं उन्होंने बॉल को किक किया, उसके बाद गाइस जो वहां पर कैप्चर होता है यानी कि जो गाइस गेंद को पकड़ने वाला होता है, कैच करने वाला होता है, वो गेंद को पकड़ते ही गाइस उसे अपने हाथ को पीछे की ओर कर लेता है। ऐसा क्यों करता है या किसको कम करने के लिए करता है, आपसे कहा गया। मेरे प्यारे भाई ऐसा वो इसलिए करता है ताकि, मेरे प्यारे भाई थोड़ा समझने की कोशिश करना इंपॉर्टेंट आपका ये बहुत है।
राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बल। ठीक है, अब मेरे प्यारे भाई कुछ मित्र यहाँ पर कहेंगे कि नहीं वो संवेग को पीछे कर मतलब कम करने के लिए। अब पहले इसका एक्सप्लेन देख लो फिर आगे बात करना। ठीक है, देखो अगर कहा जाए तो न्यूटन का जो दूसरा नियम है जिन्हें हम सार्वत्रिक नियम भी कहते हैं, इसमें गाइस से दूसरा नियम के अनुसार बल जो है ये क्या होता है बराबर W p/T लिखा है यहाँ पर गाइस, डेल्टा p/T लिखा है। ठीक है, या कहा जाए F बराबर ma, है ना, बात वही है। अतः समय बढ़ाने से गाइस जो बल है ये कैसा होगा, घटेगा, और तब जब बल घटेगा तो गाइस चोट कम लगेगी। अब संवेग में परिवर्तन जो है गाइस हर स्थिति में समान ही होता है, चाहे वह अपना हाथ पीछे खींचे या ना खींचे। आवेग भी उसी तरीके से है, चाहे वह कितना भी बढ़ा ले लेकिन समान ही होगा। पकड़ने का समय जो होगा ये कम करना या अधिक करना खिलाड़ी का मुख्य उद्देश्य नहीं है। मुख्य उद्देश्य क्या है कि उसे चोट न लगे, है ना। अगला आपके सामने त्वरण जो है ये कैसा होता है, बल के विलोमानुपाती, द्रव्यमान के विलोमानुपाती, द्रव्यमान के समानुपाती या बल के समानुपाती। त्वरण जो है मेरे प्यारे भाई ये कैसा होता है, बल के समानुपाती होता है। राइट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किसकी वजह से पत्थर पर लात मारने से एक व्यक्ति को चोट लगती है। मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, कहने की जरूरत ना पड़े, समझदार आप हो, क्लास को लाइक कर दीजिए प्यारे भाई बहन, जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए। गाइस किसी भी वजह से अगर आप पत्थर पर लात मारते हैं तो जो गाइस है व्यक्ति उसको चोट लगेगी प्रतिक्रिया के कारण, है ना, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम, न्यूटन का गति का तृतीय नियम भैया वही वाला। हमने सेंचुरी को छू लिया, यानी गाइस हम पहुंच चुके हैं 100 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कण समान गतिज ऊर्जा के साथ चलते हैं, इनमें से किसकी अधिकतम गति है। गाइस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण। ये गाइस आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, समान गतिज ऊर्जा के साथ चलते हैं, इसमें अधिकतम गति जो है ये किसकी होती है, आपसे ये पूछा गया है, सभी जानते होंगे मेरे प्यारे भाई, फटाफट आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 100 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फा कण। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लो मेरे प्यारे भाई, पूरा एक्सप्लेन आप देख लेना। अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि जिसका फायदा उठाने के लिए एक खिलाड़ी लंबी कूद से पहले दौड़ता है। मतलब गाइस आपसे कहा गया कि गाइस जैसे कोई एक लंबी कूद है और लंबी कूद को कूदने से पहले खिलाड़ी जो है गाइस जो कुछ दूर से दौड़ कर आता है उसके बाद वो छलांग लगाता है ताकि वो लंबी कूद में पास हो जाए। ऐसा वह क्यों करता है, घर्षण बल के लिए, एक पल का गाइस से कहा जाए तो बल के लिए, या क्षणों के सिद्धांत के लिए, या गति की जड़ता के लिए। मेरे प्यारे भाई वो अपनी गति या फिर अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए उसमें गाइस वो जड़ता देता है ना, तो गाइस इसकी वजह से वो लंबी कूद में पास हो जाता है। तो राइट होगा यहाँ पर आपका क्या, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 101 वाला शायद स्किप हो गया क्या, नहीं है 101 ही तो चल रहा था मेरे भैया। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 102 है। ये देखो मेरे प्यारे भाई, एक विशेष प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान और समय की इकाइयों को क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम और 0.1 सेकंड चुना जाता है। इस प्रणाली में बल की इकाई जो है यह किसके बराबर होगी। अब मेरे प्यारे भाई केवल थोड़ा पहाड़ जैसा घुमाया गया है और है बिल्कुल चूहिया जैसा, मतलब कहने का क्या है, एक विशेष प्रणाली है उसमें लंबाई को गाइस 10 सेंटीमीटर कहा गया। मेरे प्यारे भाई थोड़ा समझना, 10 सेंटीमीटर ये हो गई आपकी लंबाई। द्रव्यमान जो है गाइस इसको कहा गया कितना, 10 ग्राम कहा गया, ये हो गया आपका ग्राम। फिर कहा क्या गया, समय जो है मेरे प्यारे भाई, ये जो समय है इसको कहा गया 0.1 सेकेंड। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे भाई, ये क्या है सेंटीमीटर, ये है ग्राम और ये क्या है आपका सेकेंड। मतलब ये हो गया आपका सी एंड जी एंड एस, यानी मेरे प्यारे भाई कहा जाए तो यहाँ पर आप देखो हो जाएगा आपका 0.1 न्यूटन। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई ये आप देखो, इसका पहले आंसर देखो तब बताओ, मतलब आंसर नहीं कुछ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी कण को साम्यावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या कितनी है। मेरे प्यारे भाई साम्यावस्था में रखने के लिए जो बलों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए ये कितनी होनी चाहिए, ये आपसे पूछा गया। राइट होगा यहाँ पर आपका हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, थोड़ा समझना, ये होगा गाइस आपका 2। ठीक है, करेक्ट क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला देखो, न्यूटन की गति का पहला नियम किसकी अवधारणा देता है, सभी जानते होंगे। मेरे प्यारे भाई जो न्यूटन की गति का पहला नियम है ये जड़त्व की अवधारणा देता है
ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने न्यूटन के पहले नियम को भी कहा जाता है, बस वही कहा गया मेरे भाई, थोड़ा घुमाया गया। आपको बताना है न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं। फटाफट आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा जड़त्व का नियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिए गाइस कि गोला दागने के बाद तोप जो है ये पीछे क्यों हटती है। इसका आंसर आप बताओ, राइट आंसर क्या होगा। दिमाग लगाना, आंसर आपको आसानी से आएगा। गाइस क्रिया प्रतिक्रिया के कारण होता है। अगर आपको हमारी आवाज़ क्लियर नहीं जा रही है तो थोड़ा मैनेज कर लेना। गाइस हवा तेज़ चल रही है, हो सकता है कि हमारी वॉइस आप तक क्लियर ना पहुंच पा रही हो। फिर भी मैं तेज़ बोलने की कोशिश करता हूं, लेकिन इतनी देर से बोल रहा हूं, तेज़ बोल भी नहीं सकता हूं। इतना बल नहीं रह गया कि मैं ज़्यादा चिल्ला सकूं। फिर भी मैं कोशिश करता हूं आप तक आवाज़ तेज़ पहुँच जाए। अगर आवाज़ तेज़ नहीं पहुँचती है तो कृपया एयरफोन का यूज कर लेना मेरे भाई। तो गोला दागने के बाद तोप जो है ये पीछे क्यों हटती है, क्रिया प्रतिक्रिया के कारण, या कहा जाए तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम के कारण। राइट होगा न्यूटन की गति का तीसरा नियम। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन है गाइस कि जब एक राइफल से गोली चलाई जाती है तो वह पीछे हट जाती है। राइफल और गोली की गतिज ऊर्जा का जो अनुपात है ये कैसा है, शून्य, एक, एक से कम या एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक से कम। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है कि जब एक चलती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री जो है मेरे प्यारे भाई ये आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा किसकी वजह से होता है। फटाफट आंसर दो, राइट आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे भाई जब चलती हुई कार है, मतलब कार में क्या है मेरे प्यारे भाई, गति है, तो गति के जड़त्व के कारण होगा। अगर आपसे कहा जाता है मेरे प्यारे भाई कोई विराम में कार है, जब वो अचानक चलती है तो वो हो जाएगा आपका विराम जड़त्व। अगला आपके सामने कि एक व्हील बैरो जो है यह किसका उदाहरण है। इसका आंसर आप बताओ मेरे प्यारे भाई। यह यांत्रिकी में आपका विषय 5 साधारण यंत्र से संबंधित आपका विषय चल रहा है। ठीक है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। सही हो जाएगा, श्रेणी का सेकंड का उत्तोलक है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कैंटिलीवर बीम का एक उदाहरण है। इसका आंसर आप बताओ मेरे प्यारे भाई, राइट आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा डाइविंग बोर्ड जो है मेरे प्यारे भाई ये कैंटिलीवर बीम का उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने किसी पहाड़ी पर चढ़ते समय वाहन का चालक गियर अनुपात रखता है 1 के बराबर, के 1 से कम, 1 से अधिक, या 1 के बराबर या उससे अधिक। राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 से अधिक रखता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला एक एकल दृढ़ घिरनी का उपयोग कुएं से जल खींचने के लिए किया जाता है क्योंकि उसकी दक्षता 100% है, या वेग अनुपात कम है, या गैस कहा जाए यांत्रिक लाभ अधिक है, या एक सुविधाजनक दिशा में बल लगाया जाता है। मेरे प्यारे भाई एक एकल घृण जो गाइस दृढ़ है घिरणी है, इसका उपयोग कुएं से जल खींचने के लिए किया जाता है क्योंकि एक सुविधाजनक दिशा में बल लगाया जाता है। जब एक ही दिशा में बल लगाया जाएगा तो आसानी से कार्य हो जाता है। अगला आपके सामने थोड़ा इसे भी देखिए। क्वेश्चन है कि द्रव्यमान m और वेग v और गाइस जो गोली है से एक गोली को यम द्रव्यमान के एक बड़े लकड़ी के टुकड़े में मारा जाता है तो इस तंत्र का अंतिम वेग क्या होगा। मतलब ये हुआ मेरे भाई, थोड़ा दिमाग लगाना, आंसर आपका आसानी से आएगा। द्रव्यमान यम यानी मॉस यम, वेग यानी वेलोसिटी यम, और ये गाइस को से एक गोली को एम द्रव्यमान की, यानी गोली का द्रव्यमान क्या है एम द्रव्यमान की एक बड़े लकड़ी, यानी गाइस लकड़ी का एक टुकड़ा है जिसका द्रव्यमान क्या है कैपिटल में एम है, उसे टुकड़े में मारा जाता है तो तंत्र का जो अंतिम वेग होगा ये क्या होगा। इसका जो गाइस फार्मूला बनता है वह क्या बनता है, एम ए इक्वल टू कैपिटल एम धन स्मॉल एम। ठीक है, तो यहाँ पर एम ए अपॉन एम धन एम, ऑप्शन बी जो है ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा है, चलो गाइस थोड़ा मैनेज कर लेना। क्या बताएं, चलो इसके स्किप कर देते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये स्पष्ट भी नहीं दिख रहा था।
अगला देखो मेरे भाई, ये थोड़ा आपको गाइस कठिन लग रहा होगा लेकिन इजी बहुत। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रबर की गेंद को 2 मीटर की ऊंचाई से गिरा दिया जाता है। यदि उथल पुथल के बाद ऊर्जा और वेग का गाइस जो नुकसान नहीं हुआ तो वह किस ऊंचाई तक बढ़ जाएगा। जब गाइस कोई नुकसान ही नहीं होता है तो वह 2 मीटर तक बढ़ जाएगा, याद रखना। राइट क्या होगा आपका, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला आपके सामने कि एक धातु की गेंद और एक रबर की गेंद दोनों का द्रव्यमान समान है तथा समान वेग के साथ लंबवत एक दीवार पर टकराते हैं। रबर की गेंद वापस उछलती है परंतु धातु की गेंद जो है यह वापस नहीं उछलती। इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि क्या होगा। ऑप्शन को देखो, आंसर दो। ये संगठन से आपका चल रहा है मेरे भाई, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्लास आपकी लंबी हो सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 117 का। जो भी मेरे भाई बहन बता रहे हैं कि रबर की गेंद के संवेग में अधिक परिवर्तन होता है, इससे यह निष्कर्ष जो है निकलेगा, क्योंकि रबर की गेंद जो है गाइस ये दोबारा उछलेगी, मतलब इसके संवेग में परिवर्तन जो है कैसा होगा, अधिक होगा। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी पहिए में बॉल बेरिंग जो है यह धारुक है, इसका कार्य क्या होता है। इसका आंसर आप बताओ, राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वह हो जाएगा गतिज घर्षण को लोठनिक घर्षण में परिवर्तित करना। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने है, ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाला बल जो है यह कहलाता है। तो देखो मेरे भाई, ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाला बल जो है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस मेरे भाई, ठीक है, फोन आ गया था। तो ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाला बल जो है यह कैसा बल होता है मेरे भाई, घर्षण बल होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा समझने की यहाँ पर कोशिश करना। मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस आपके सामने अब आ रहे हैं ये भले ही आपको कठिन लगे ना, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ओके, अगला आपके सामने मेरे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी आप देखो। अब गाइस अगला आपका विषय चल रहा है, विषय नंबर 7, ठीक है, घर्षण वाला गाइस, आपका ग्रेविटेशनल वाला, ठीक है, वो मतलब गाइस फ्रिक्शन वाला। वाहन के पहियों में ठीक से वायु भरी जाती है ताकि वाहन सुचारू रूप से चलाने के लिए, या वाहन को अधिक भार उठाने में सक्षम बनाने के लिए, या वाहन की फिसलन कम तथा घर्षण को भी कम करने के लिए, या तेज रफ्तार से चलने और ईंधन बचाने के लिए। मेरे प्यारे भाई, वाहन के पहियों में ठीक से वायु इसलिए भरी जाती है ताकि हम तेज रफ्तार से चलें, और जब तेज रफ्तार से चलेंगे तो हमारा ईंधन भी बचेगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने घर्षण का कोण और विराम कोण जो है ये एक दूसरे के बराबर होते हैं, भिन्न होते हैं, अनुपातिक होते हैं। यह बताइए राइट आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे भाई, घर्षण कोण और विराम कोण जो हैं यह सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने कि एक जल उठाने वाले इलेक्ट्रिक पंप में हम बदलते हैं, किस प्रकार की ऊर्जा को हम परिवर्तित करते हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कार्य ऊर्जा और शक्ति से अब आपका चल रहा है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं एग्जाम की दृष्टि से। राइट होगा, विद्युत ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा में बदलते हैं। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला आपके सामने मेरे भाई कि एक घड़ी के कमानी में संग्रहित ऊर्जा कैसी होती है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिम्मेदारी आपकी है, फ़र्ज बनता है आपका, कम से कम क्लास को तो लाइक कर ही सकते हो। एक घड़ी के कमानी में जो संग्रहित ऊर्जा होती है ये कैसी होती है मेरे प्यारे भाई, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका गतिज, सॉरी गाइस यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा होनी चाहिए, ठीक है, ये गाइस मैंने यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है, तो स्थितिज ऊर्जा आपका बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने मेरे भाई कि यदि किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिणाम के दोगुने तक बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कैसी होगी। अब आप थोड़ा दिमाग लगाना, आंसर आपका बहुत ही आसानी से आएगा मेरे भाई। देखो, यदि किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिणाम के दोगुने तक बढ़ा दिया जाता है, यानी गाइस जो इसका द्रव्यमान है ये कितना हो जाता है, एक मिनट, ये गाइस जो एम है ये कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, 2 गुना। और जो गाइस जिसका वेग है ये कितना हो जाता है, यानी वी जो है ये भी आपका 2 हो जाता है। फिर क्या कहा गया, गतिज ऊर्जा जो है ये कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 mv² होता है ना, क्या होता है, 1/2 mv² होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर। तो 1/2 बराबर m कितना है मेरे भाई, 2, और ये कितना है मेरे भाई, v² यानी 2 है, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। मेरे भाई यहाँ पर जो आपका सही हो
वह होगा यहाँ पर आपका 4 गुना, क्योंकि गाइस 1/2 mv² है ना, ये बराबर में नहीं है, ये है गाइस आपका mv²। 1 मिनट, ये है ना, m आपका 2 हो गया, यानी 2 दूजा 4 और दूनी 8, यानी 2/4, यानी कि गाइस 2। तो मतलब यहाँ पर होगा आपका 4 गुना। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही होगा। ये गाइस यहाँ पर एक गलत लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये गलत मैंने मिस्टेक कर दिया है, इसको मैं चेंज कर दूंगा। अगला है कि गतिज ऊर्जा निर्भर करती है किस पर, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 25 क्वेश्चन आपके और बचे हैं, फटाफट आंसर दे दो मेरे भैया। जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, गतिमान पिंड के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करती है गतिज ऊर्जा। राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि गाइज आपने अभी देखा गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv², यानी द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करेगी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने, निम्नलिखित में से किस मामले में कार्य करने में गतिज ऊर्जा का उपयोग किया जाता है या किया जा रहा है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखो, दूरी तय करने के लिए साइकिल को पैडलिंग, ये गलत है। दूरी तय करने के लिए कार चलाना, ये भी गलत है। पवन चक्की द्वारा गेहूं के दाने को पीसना, मेरे भाई ये जो है गाइस, ये गतिज ऊर्जा का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने, कि एक घर की छत से जमीन की ओर एक पत्थर गिराया गया, पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी। सही आंसर हो जाएगा जमीन को छूने से थोड़ी देर पहले या क्षण भर पहले गाइज, उसकी जो गतिज ऊर्जा है ये अधिक होगी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने, जब कोई पिंड किसी हवाई जहाज से गिरता है तो उसमें वृद्धि होती है, गतिज ऊर्जा की, द्रव्यमान की, या फिर त्वरण की, या स्थितिज ऊर्जा की। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गतिज ऊर्जा की। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि उबले अंडे में कितनी कैलोरी ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा के स्रोत से संबंधित आपके क्वेश्चन आ गए हैं। उबले अंडे में कितनी कैलोरी ऊर्जा निकलती है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा 77 कैलोरी। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है या सबसे स्वच्छ स्रोत है। मेरे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। मेरे भाई 1 घंटे, लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा हो रहे हैं गाइस, मैं बोलते बोलते थक चुका हूँ। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। कौन सा ऊर्जा का सबसे स्वच्छ स्रोत है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वायु ऊर्जा। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही होगा। अगला जल विद्युत शक्ति है, कैसा है गाइस, इसका आंसर दो और ऑप्शन को देखो, ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन एक जल विद्युत शक्ति है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन वैश्विक रूप से ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने, मनुष्यों को ज्ञात सबसे पुरानी प्रकार की ऊर्जा कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, प्लीज स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पवन ऊर्जा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित की जाती है। सही आंसर हो जाएगा, हो जाएगा विद्युत ऊर्जा के रूप में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा एक गैर नवीकरणीय स्रोत है। सही आंसर हो जाएगा, हो जाएगा कोयला ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा पैदा करता है। सही आंसर हो जाएगा एंथ्रेसाइट कोयला। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे भाई, कि वह ऊर्जा जो पृथ्वी की सतह के नीचे जमा वाष्प ऊष्मा का दोहन कर सकती है, क्या कहलाती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का, वो हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, परमाणु संयंत्र में निम्न में से एक का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, वह क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गाइस अगर आप चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये आपको टाइम टू टाइम मिला करे, ठीक है। परमाणु संयंत्र में एक जो गाइस उपयोग के रूप में ईंधन किया जाता है वह क्या होगा। परमाणु संयंत्र में अगर कहा जाता है तो याद रखना गाइस, यूरेनियम आपका बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने है कि कोयले से व्यावसायिक रूप से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाएगा। कोयले से व्यावसायिक रूप से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को
क्या कहेंगे मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तापीय ऊर्जा कहा जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने चक्का भाप इंजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वह क्योंकि इंजन को गति तेज करता है, या फिर आप ऑप्शन देखो और आंसर दो। गति को समान रखने में गाइस इंजन की मदद करता है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने स्वतंत्र रूप से घूमने वाली जो गाइस टर्न टेबल होती है, इस पर एक व्यक्ति को अपने कोणीय गति को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। आपके कणों के निकाय से संबंधित क्वेश्चन आ गए हैं। राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का। जो भी डियर फ्रेंड्स बता रहे हैं अपने हाथों को बाहर की ओर फैलाना चाहिए, ऑप्शन सी जो भी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने दौड़ के दौरान एक स्प्रिंटर के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र जो है कैसा होता है। मेरे प्यारे भाई उसके पैरों के आगे, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने दोनों हाथों में एक एक बाल्टी जल ले जाना आसान है, जबकि केवल एक हाथों में एक बाल्टी को ले जाना कठिन, आखिर क्यों। आप देखते होंगे गाइस, जैसे मान लो ये मान लेता हूँ आप एक गप्पू हैं और आप यहाँ पे गाइस एक बाल्टी पानी लेकर जा रहे हैं। आप देखेंगे कि आप गाइस इधर झुक जाएंगे, लेकिन गाइस अगर आप 2 बाल्टी पानी लेकर जाएंगे तो आप सीधे रहते हैं और आपको थोड़ी आसानी लगती है। ऐसा क्यों, ये आपसे पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का आपका। जो भी डियर फ्रेंड्स बता रहे हैं यहाँ पर कि गुरुत्व का केंद्र जो है ये शरीर के भीतर पड़ता है, ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने किसी निकाय की जड़ता जो है, इसका गाय जो क्षण है ये उस पर निर्भर नहीं करता, किस पर, अक्ष पर, कोणीय गति पर, द्रव्यमान के रूप पर, या द्रव्यमान के वितरण पर। सही हो जाएगा, वो हो जाएगा कोणीय गति पर, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा समझना। साइकिल के पहिए में इस्तेमाल होने वाली जो तारें हैं या जो ताड़ियां हैं या जिन्हें आप तीलियां कहते हैं, इनसे किसकी वृद्धि करते हैं। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जड़ आघूर्ण की, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि एक गोला विभिन्न कोणों के झुकाव परंतु समान ऊंचाई वाले 2 तालों से लुढ़कता है, ऐसा वह करता है क्यों। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का आपका, वो हो जाएगा समान चाल से, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने कि जिस बिंदु पर किसी पिंड का कुल द्रव्यमान संकेंद्रित होता है उसे क्या कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दो। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा द्रव्यमान का केंद्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कि किसी पिंड का भार किसी के केंद्र से गुजरता है, किसके केंद्र से, किसी भी पिंड का भार जो है किसके केंद्र से गुजरेगा। राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के केंद्र से, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 150 है। स्थिरावस्था में रखा हुआ एक बम अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में फट गया, सभी अंशों का कुल संवेग जो है कैसा होगा। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा संवेग जो है गाइस जो इसका मोमेंटम है ये कैसा होगा, शून्य हो जाएगा। ए आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है गाइस आपके सामने गुरुत्वाकर्षण से संबंधित क्वेश्चन कि किसी निश्चित दूरी पर रखे दो पिंडे एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल या महसूस करते हैं, यदि उनके बीच की दूरी पूर्व की दूरी से दोगुनी हो जाती है तो बल क्या होगा। बल हो जाएगा 1/4 F, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस की वायुमंडल को पृथ्वी से बांध कर रखने वाला क्या कहलाएगा। राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण कहलाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लो मेरे भाई 154 क्वेश्चंस को मैंने कंप्लीट किया, यहाँ पर आप देख सकते हो। गाइस अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी है लाइक ज़रूर करना। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, अगर आप ये पूछ रहे हैं तो देख लो। इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। गाइस अगर आप चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। हमारी मेहनत आपको कैसी लगी, आपका स्कोर कितना रहा 150 क्वेश्चन में यानी 152 क्वेश्चन में, कमेंट में ज़रूर बताना।
नमस्कार। अब जीके विषय का डर हुआ पूरी तरह खत्म। जी हाँ, आप सभी के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 प्लस क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। यह ई बुक आपको इमेज एंड कलरफुल मिलेगी ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। इस ई बुक को आप मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं, जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करेंगे तो आप मात्र 39 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए UPI ID पूजा BCI T05@OKSBI पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है, या फिर अन्य डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। यह ई बुक आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।